हम क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत हमने पिछली बार वैदिक क्षमत्व जो टॉपिक है धातु, उसके बाद वैदिक क्षमत्व टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। इस बार इस ऑडियो से हम नए टॉपिक मल को शुरुआत कर रहे हैं। तो मल के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के मल होते हैं, एक अन्न मल होते हैं और धातु मल होते हैं। तो अन्न मल के अंतर्गत पुरुष और मूत्र इनका समावेश होता है, और फिर बाकी जो मल है वो धातु के मल है। तो जो अन्न मल है उसके अंतर्गत जो पुरुष मल है उसको हम शुरुआत करते हैं, पुरुष, उसके बाद मूत्र, और उसके बाद हम जो धातुओं के मल है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले पुरुष मल में पॉइंट नंबर 1, मल शब्द की निरुक्ति। मल शब्द की निरुक्ति में आएगा किट्टम, असार भाग, मतलब किट्ट उसका पर्याय है, और असार भाग, तो असार भाग जो कहा है पुरुष को, वो चक्रपाणि ने उसको असार भाग कहा है। उसके बाद फिर एक और उसकी निरुक्ति आई है, मृज्यते शुद्धते इति मला। तो ये कहाँ से ली गई है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये उसकी निरुक्ति के में आती है कि मृज्यते शुद्धते इति मला। इसका मतलब होता है जिसके कारण शरीर शुद्ध होता है उसे मल कहते हैं। अब मल के बारे में कहा है मलिनी करना तिथि मल, तो वो तो मल होता है, तो उसकी वजह से तो शुद्धि कैसे हो पाएगी। तो इसका मतलब ये होता है अगर मल अगर कलेक्टिवली एक जगह पे आता है और उसके बाद वो जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहां से निकल जाता है, यानी शरीर उसका स्थान नहीं है, तो मल बनता है शरीर के अंतर्गत। जो भी उसकी क्रिया व्यापार होती है उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और उसके बाद भी वो एक जगह पे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होके वो शरीर के बाहर निकल जाता है। शरीर में रहने का उसका स्थान नहीं है और वो शरीर के बाहर जा रहा है, इसका मतलब वहां की शुद्धि हो रही है। ओके, इस प्रकार से ध्यान में रखे कर कहा है कि जिसके कारण शरीर की शुद्धि होती है, जो शरीर से बाहर निकलने के बाद शुद्धता उत्पन्न होती है, उससे मल कहते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इसके पर्याय। जिस प्रकार से इसको असार भाग कहा जाता है, इसको पर्याय, एक ही पर्याय दिया गया किट्ट। ओके, हमने इसके पहले जो धातु है उसके अंतर्गत देखा था कि सार किट्ट का विभाजन होता है। तो सार जो होता है उसके वजह से धातु की निर्मित होती है, और जो किट्ट होता है यानी उसका मल। ओके, तो इस प्रकार से इसको किट्ट यह पर्याय है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, मल के प्रकार व संख्या। ओके, तो हमने इसके प्रकार तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए हैं, अब इसको और थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अन्नमल जिसके अंतर्गत पुरुष और मूत्र आता है, और धातु मल जिसमें सभी धातुओं के मल आ जाते हैं। तो इसके संदर्भ में जो श्लोक है वो हम इसके पहले भी देख चुके हैं, अब यहाँ पे एक बार उसको फिर देखते हैं। तो रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 15/18 एंड 19, चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 18वां व 19वां श्लोक। किट्टमन्नस्य वीणमूत्रम रसस्य तु कफ असृजः पित्तम मासस्य खमलः मलः स्वेदस्तु मेदसः स्त्यातम किट्टम केशलोम अस्त्यो मज्जन्यः स्नेहो अक्षि वीट त्वचाम। तो इस श्लोक में चरक अध्याय के ग्रहणीय अध्याय में सभी जो मल है उसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आहार रस का मल जो होता है वो पुरुष और मूत्र होता है। उसके बाद रस धातु का पाक होने पर उसका जो मल उत्पन्न होता है वो कफ बनता है। हमने जितने भी धातु देखे हैं उसमें ये चीजें देखी है कि किस धातु से किस प्रकार का मल बनता है, यही यहाँ पे बताया गया है। रक्त का मल जो होता है वो पित्त होता है। मांस धातु
का मल है वो खमल होता है। खमल का मतलब होता है खाली स्थान में निर्मित होने वाला मल, यानी जो कर्ण की वैक्यूम स्पेस है, उसके बाद फिर नेत्र का, नासिका, मुख तथा जनेंद्रिय, इनके अंतर्गत जो मल निर्मित होता है खाली स्थान में जो निर्मित होता है वो खमल होता है। मेद धातु का मल स्वेद होता है। तो जो त्रिमल महत्वपूर्ण माने गए हैं, पुरुष, मूत्र व स्वेद, उसके अंतर्गत जो स्वेद जो है वो मेद धातु का मल होता है। उसके बाद अस्थि के मल जो होते हैं वो केश, लोम यानी रोम होते हैं। मज्जा का मल जो होता है वो त्वचा व पुरुष और नेत्र, इनका जो मल होता है, जैसे त्वचा और पुरुष का स्नेहांश, ओके, त्वचा और पुरुष में जो स्नेहांश रहता है वो उसका मल होता है। और नेत्र का मैल कहा गया है, मतलब नेत्र का मैल, इसका मतलब जो नेत्र में से मैल निकलता है और श्लेष्मा निकलती है उसको भी कह सकते हैं। और नेत्र के अंतर्गत जो स्नेह रहता है वो भी मज्जा का मल ही होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन में चरक चिकित्सा में मिलता है। उसके बाद अष्टांग हृदय शारीर स्थान। अष्टांग हृदय शारीर स्थान की तीसरे अध्याय का 63वां तथा 64वां श्लोक, अष्टांग हृदय शारीर स्थान 63 एंड 64। कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो नखो रोमच स्नेहो अक्षितोगिशामो जो धातु नाम कर्मशु मल्ला। तो ये जो श्लोक है, ये भी श्लोक हम इसके पहले देख चुके हैं। अब हम ये श्लोक क्यों देख रहे हैं, ये एंडिंग में हमें पता ही चलेगा कि आहार कीटक से मलों की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। आहार की कीटक से, आहार का जो कीट भाग रहता है उससे मल किस प्रकार से बनते हैं वो उन्होंने कहा है। यहाँ पे जो पुरुष मूत्र इसके बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो धातु के मल है उसका वर्णन किया गया है। तो रस धातु का मल कफ, रक्त धातु के मल से पित्त की निर्मित होती है। मांस धातु के मल से कान आदि छिद्रों के मल बनते हैं। मेद धातु के मल से स्वेद की उत्पत्ति होती है। अस्थि धातु के मल से नख तथा लोम बनते हैं। और मज्जा के मल से त्वकगत स्नेह, नेत्र पुरुष का स्नेह तथा शुक्र का मल ओज धातु होता है। तो ये देखने के लिए हमने श्लोक देखा था। इसमें अलग दो चीजें हमें प्राप्त होती है। चरक चिकित्सा स्थान में कहा गया था कि जो ये होता है अस्थि होता है उसके मल उन्होंने बताए थे केश और लोम, केश और लोम वो उसके मल होते हैं। जबकि हमें इसमें ये बताया गया है कि नख और रोम, नख और रोम ये अस्थि के मल होते हैं। तो रोम का मतलब और लोम का मतलब तो एक ही होता है। सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि नख, तो ये नख जो चीज है ये यानी नाखून जो होता है ये अलग से बताई गई। और दूसरी चीज बताई गई है कि ओज धातु जो होता है वो शुक्र धातु का मल है। तो ये देखने के लिए हमने ये श्लोक देखा था। ये टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, ओज के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है कि किस आचार्य ने कहा है कि शुक्र मल होता है, सॉरी ओज मल होता है शुक्र का, किस आचार्य ने कहा। या फिर शुक्र का मल अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा होता है, तो वो ओज होता है। तो इस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो प्रकार का डिवीजन हो गया। अन्नमल जो होता है वो दो होते हैं,
पुरुष और मूत्र, और धातु और उसके मलों में रस का मल, कफ, लसिका जो होती है, ओके, लसिका जो हमें जिसका कोरिलेशन लिम्फ के साथ कहते हैं, वो भी रस के अंतर्गत ही काउंट की जाती है और वो उसका मल कहा गया है। तो लसिका को भी कुछ आचार्यों ने रस धातु का मल कहा है। उसके बाद रक्त का मल पित्त, मांस का खमल, उसके बाद मेद का स्वेद, अस्थि का केश और नोम और नख, मज्जा का अक्षी, वीट यानी पुरुष, तत्वक का स्नेह, शुक्र का मल ओज जो अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदय का मत है। उसके बाद हम देखते हैं मल के वैशिष्ट, क्या यूनिक फीचर्स है मल के जो हमें पुरुष मल देखने से पहले देखने आवश्यक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दोष धातु के समान मल की भी शरीर को धारण करता है। तो हमें पता है जो धातु होते हैं वो शरीर का धारण और पोषण करते हैं, लेकिन दोष जो है वो शरीर का धारण करने का कार्य करते हैं, वो शरीर का पोषण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो मल होते हैं वो भी शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं। उसके संदर्भ में जो श्लोक आया है वो एक सिद्धांत भी है। इसके पहले आप ने जब सिद्धांत देखे तो उसमें हमने श्लोक देखा था, सुश्रुत सूत्र स्थान 15/3, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो ये सिद्धांत भी है। उस वक्त हमने देखा था कि दोष धातु और मल ये शरीर के 3 मूल है और उसी को हम शरीर कहते हैं। ये शरीर के मुख्य घटक होते हैं, ओके। जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, उसको भी दोष धातु मल इस नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सब्जेक्ट का भी आधारभूत अंग है। इन मुख्यतः इन तीनों के ऊपर ही ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है और शरीर की जो घड़न होती है और उसके बाद उसकी जो क्रिया व्यापार होता है वो भी मुख्यतः इसी के ऊपर चलता है, ओके। इसीलिए कहा जाता है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, दोष व धातु के साथ मल की साम्यावस्था आरोग्य रक्षण के लिए आवश्यक होती है। इसके संदर्भ में जो श्लोक आया है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/48, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 48वां श्लोक, जो हमने इसके बिफोर वैदिक क्षमत्व में देखा है, समदोष समग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। तो इसमें कहा है समदोष समग्नि समधातु मल क्रिया, मल क्रिया मतलब जो मल जो होता है उसकी भी समानता आवश्यक होती है। मतलब मल की निर्मित भी आवश्यक है, मल की ज्यादा निर्मित विकृति है, मल की कम निर्मित भी विकृति है, मल की सम्यक निर्मित, ओके, सम्यक मात्रा में सम्यक तरीके से जो निर्मित होती है, योग्य तरीके से जो निर्मित होती है, वो स्वास्थ्य की व्याख्या के अंतर्गत आती है। यानी वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम होता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। तो मल अगर सम्यक रूप से बनेगा तो वो सम्यक रूप से शरीर से विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित होने के बाद व्यक्ति की जो अग्नि होती है वो प्रॉपर रहेगी, अग्नि उसकी अच्छी रहेगी, तो उसके वजह से वो आहार ग्रहण करने की उसकी इच्छा होगी और आहार ग्रहण करने के बाद भी उसका प्रॉपर पाचन होगा, उससे आहार रस और पित्त फिर से योग्य तरीके से बनेगा, उसके ज्ञानेंद्रिय, उसका मन ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे और आत्मा की भी तृप्ति होगी और शरीर का जो व्यापार रहेगा वो योग्य तरीके से चलेगा। अगर मल की निर्मित ठीक तरीके से नहीं होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, तो आपको पता है लूज मोशन में क्या हो जाता है, ज्यादा मात्रा में निर्मित हो गई, तो शरीर
को धारण करने का कार्य उसका होता है, शरीर को आधार देने का कार्य होता है, तो शरीर में वीकनेस आ जाती है। ओके, इसीलिए धारण उसका कार्य कहा गया है। आपको इसके पहले भी मैंने बताया है कि जो डिजीज होता है राजयक्ष्मा, वहां पे मल का संरक्षण किया जाता है, मल को ही आधारभूत मानकर शरीर के लिए शक्ति के रूप में बचाया जाता है, क्योंकि वो शरीर के धारण करने की उसके अंदर शक्ति होती है। ओके, अगर मल कम मात्रा में भी निर्मित हुआ तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होगा। शरीर से पूरी मात्रा में मल ना जाने की वजह से एक प्रकार का गौरवता होगी, और उसकी वजह से इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद आगे जाके जो अर्श, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की व्याधि हो सकती है। तो उसका सम्यक रूप में शरीर के बाहर, सम्यक मात्रा में शरीर के बाहर निकलना भी आवश्यक होता है। ओके, तो और सही समय पर भी, तो वो हेल्थ अच्छी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए शरीर को धारण करता है, और उसकी सम्यकता रहना शरीर में बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पुरुष व मूत्र के साथ वायु भी अन्नमल के रूप में निर्माण होता है। तो आपको पता है जो अपान वायु की निर्मित होती है, तो अपान वायु तो मुख्यतः इसी कार्य के लिए कहते हैं, लेकिन जो गैसेस बनती है उसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में अपान वायु कहा जाता है। तो जो गैसेस बनती है वो बनती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखे तो एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है माइक्रोब्स का, जिसकी इकोलाइज की फैमिलीज रहती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके वजह से गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो वो भी मल रूप में ही शरीर के बाहर निकलता है, तो वो भी अन्न का ही मल होता है, और वो पुरुष और मूत्र के साथ अन्नमली कहा जाता है, और वो शरीर से बाहर निकलता है पुरुष के साथ। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 4, मल की उत्पत्ति बाय प्रोडक्ट के रूप में होती है, इसीलिए मल की अग्नि बताई नहीं गई। तो हमने इसे पहले देखा, ये जितने भी धातु हैं उनकी अग्नि होती है। अब मल जो होता है उसकी अग्नि क्यों नहीं होती है? क्योंकि मल जो बनता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ओके, वो शरीर के लिए बनने के बाद जरूरी का नहीं है, अलग से बना हुआ है, इसीलिए वेस्ट के रूप में वो शरीर के बाहर निकलता है। तो उससे कुछ और नहीं निकल रहा है शरीर के लिए, शरीर के अंतर्गत उससे कुछ नया नहीं बनता है, इसीलिए उसकी कोई अग्नि नहीं होती है, या उसकी किसी अग्नि के बारे में उसका वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, दोषों की उत्पत्ति मल स्वरूप में होती है, वो मल स्वरूप में निर्मित दोषों को वैकृत दोष कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो आपको पता है 3 प्रकार के दोष होते हैं मुख्य, उसके अंतर्गत जो कफ है वो रस धातु का मल है, उसके बाद जो पित्त है वो रक्त धातु का मल है। जो दोष होते हैं वो धातु के मल के रूप में ही निर्मित होते हैं, और पक्वाशय में वात का मुख्य स्थान होता है, वहीं पे उसकी निर्मित होती है। अब इसके पहले हमने एक पॉइंट देखा कि वायु जो बनती है वो अन्न मल के रूप में ही बनती है। ओके, तो ये जो तीनों दोष जो होते हैं वो इस प्रकार से शरीर में निर्मित होते हैं, अन्न से बनते हैं या फिर धातु के मल के रूप में बनते हैं। तीनों की निर्मित मल के रूप में होती है, और ये कहा गया है ये वैकृत दोष होते हैं, वो प्राकृत नहीं होते, वो विकृत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर की निर्मित होती है उस वक्त जो उसके शरीर में दोष होते हैं वो उतने ही दोष उसके प्राकृत होते हैं, और उसमें आहार के द्वारा कम या ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति की प्रकृति होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है।
अब ये हम आहार ग्रहण करने के बाद उसका जब डाइजेशन होता है, आहार रस बनता है, उससे धातु बनते हैं, उसका डाइजेशन होता है, उससे जो मल बनते हैं, इसकी वजह से शरीर के दोषों का संतर्पण होता है। जो वायु निर्मित होती है अन्न मल के रूप में, उससे वात दोष का संतर्पण होता है। जो रस धातु का कफ है, उससे कफ दोष का संतर्पण होता है। जो रक्त धातु का मल होता है पित्त, उससे पित्त दोष का संतर्पण होता है। लेकिन अगर वो योग्य मात्रा में निर्मित होते हैं तो, कम मात्रा में अगर निर्मित होते हैं तो वो शरीर के दोषों का योग्य तरीके से संतर्पण नहीं कर पाते। ज्यादा मात्रा में निर्मित होते हैं तो वो ज्यादा संतर्पण करके शरीर के अंतर्गत विकृति निर्माण करते हैं, लेकिन ज्यादा बनने की वजह से वो शरीर की जो नॉर्मल प्रकृति होती है उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन उससे संतर्पण या अपतर्पण शरीर का होता है। नहीं बनते तो अपतर्पण होता है। तो ये जो बनते हैं वो शरीर की जो ठोस प्रकृति होती है उसको बदल नहीं सकते, इसीलिए उसको वैकृत कहा गया है। क्योंकि वो शरीर में कम ज्यादा होने की वजह से शरीर विकृत हो सकता है, इसीलिए उनको विकृत कहा है। और वो मल है, और मल नहीं करना तो मल है, इसीलिए उसको विकृत कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम अभी मुख्य पॉइंट को शुरुआत करते हैं। पुरुष मल हम देखते हैं। अन्नपचन में निर्माण होने वाले घन मल को पुरुष कहते हैं। फीकस या फिसिस उसे कहते हैं मॉडर्न। तो घन मल का मतलब ये जो सॉलिड मल बनता है, लिक्विड मल बनता है वो तो यूरिन है। जो सॉलिड मल बनता है उसको हम पुरुष कहते हैं। देखिए तीनों भी स्टेट में मल की निर्मित होती है। सॉलिड स्टेट में पुरुष बनता है, लिक्विड स्टेट में मूत्र बनता है, और गैसेस भी बनती है। तो तीनों स्टेट में मल हमारा बनता है। उसमें जो सॉलिड जो होता है, जो ठोस जो होता है, जो घन जो होता है, वो होता है पुरुष। ओके, अब पुरुष के पर्याय। पुरुष के पर्याय बताए गए हैं शकृत, उपवेशन, उसके बाद विट। तो विट इसके श्लोक में भी आया है धातुमल की। उसके बाद गुथा, गुथा भी कहा गया है, वर्चस इत्यादि उसके पर्याय है। अब गर्भावस्था में मल की उत्पत्ति, गर्भावस्था में मल की उत्पत्ति होती है क्या, और होती है तो किस प्रकार से होती है, ये हम देखते हैं। रेफरेंस है अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 2/18। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अजातस्य साक्षाद अन्नपानानुप्रवेशाद मल त्वच रसस्य गर्भस्य स्थूल मलः असंभव। इसका अर्थ ये कहा गया है कि गर्भ खुद का अन्न और जल सेवन नहीं करता, वो पोषण के लिए माता के शरीर में निर्माण होने वाले रस धातु पर निर्भर रहता है। गर्भ खुद होकर अन्नपान न लेने के कारण शरीर में वायु, मूत्र, पुरुष, स्थूल मल निर्माण नहीं होते। जब गर्भावस्था रहती है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जो गर्भ के आजू बाजू का एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे उसका पोषण होता है। उसके बाद जब अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड उसको कनेक्ट होती है, तो इससे क्या होता है, उसका पोषण होता है। ओके, तो वो उसका जो भी पोषण होता है वो माता के ऊपर निर्भर होता है। वो खुद का अन्न वो जल सेवन नहीं करता है, वो पूरी तरीके से गर्भावस्था में माता के ऊपर ही निर्भर होता है। ओके, तो
इस कारण शरीर में वायु, मूत्र, पुरुष इस प्रकार की मलों का निर्माण नहीं होता। और उसकी जो ये होती है, क्या कहेंगे, जो पक्वाशय होते हैं, वो पक्वाशय की का साइज ही बहुत छोटा होता है। ओके, और उसमें किसी प्रकार का क्रिया व्यापार नहीं हुआ है, धातु निर्मित नहीं हो रही है, तो इस वजह से किसी प्रकार का मल निर्माण नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड हम एक श्लोक देखते हैं जो सुश्रुत संहिता के अंतर्गत आया है। सुश्रुत शारीरस्थान 2/56, सुश्रुत शारीरस्थान के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। मला अल्प त्वदुयुगच वायु पक्वाशयश्च च वातमूत्र पुरुषानि न गर्भस्य करोति ही। इस श्लोक में कहा गया है कि मलादि की मात्रा अल्प होने और पक्वाशय की वायु का निष्क्रियता के कारण गर्भस्थ भ्रूण वात, मूत्र और पुरुष का विसर्जन नहीं करता है। ये जो वर्णन किया गया है ये मल आदि ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो बाकी मलों के बारे में भी कहा गया है। तो मलादि की मात्रा अल्प होने के कारण पक्वाशय की वायु की निष्क्रियता होती है। पक्वाशय में जो वायु होती है, जहाँ पे वायु की निर्मित होती है, जो वात का प्रधान स्थान होता है, वो वहां पे रहता है, लेकिन वो निष्क्रिय स्वरूप में रहता है, कम मात्रा में रहता है, अल्प मात्रा में रहता है। ओके, अल्प होता है और निष्क्रिय होता है, इसीलिए गर्भस्थ भ्रूण जो होता है उसमें वात की निर्मित, उसके बाद मूत्र की निर्मित और पुरुष की निर्मित नहीं होती है और उसका विसर्जन नहीं होता है। अगर शरीर का जो वात है अगर वो क्रियाशील होता है, वहां का वायु, तो ये जो वर्णन है वो अपान वायु का वर्णन है, क्योंकि ये जो क्रिया व्यापार यहाँ का चलता है वो अपान वायु की तरह चलता है, वो निष्क्रिय रहता है। वो गर्भ की उत्पत्ति जब मतलब गर्भ जब शरीर के बाहर निकलता है, ओके, उस वक्त उसका क्रिया व्यापार चलता है, पहले वो निष्क्रिय रूप में ही रहता है और इसीलिए वहां पे जो अन्नमल है, ओके, पुरुष, मूत्र और वात, इसका विसर्जन नहीं होता है। अब एक मॉडर्न की कॉन्सेप्ट आता है मेकोनियम। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बच्चे ने गर्भ में ही मल निकाल दिया है और वो उसके गले में गया है, उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होकर आ रहे हैं। तो वो मेकोनियम क्या होता है? तो भ्रूण की कोशिकाएं टूटती गिरती रहती है और भ्रूण की आंतों में पुरुष पाया जाता है। तो ये जो भ्रूण जो होता है उसकी कोशिकाएं टूटती रहती है, तो शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है, जो ये चलता रहता है। एनालिज्म, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म की वजह से जो कोशिकाओं का टूटना होता है वो शरीर में वहां पे जमा रहता है, ओके, और वो वहां से बाहर निकलता है, तो उसको मेकोनियम कहा जाता है, जिसको कहते हैं जात विष्ठा। जो पहली विष्ठा है उसको जात विष्ठा कहा जाता है, मेकोनियम में जो रहता है। तो वो होता है, बल्कि आहार रस निर्मित होके, डाइजेशन होके उससे जो पुरुष बनता है वो नहीं होता है। मेकोनियम मतलब होता है इस प्रकार का जो वेस्ट रहता है, जो कैटाबॉलिज्म की वजह से बना हुआ होता है, उसके बारे में कहा जाता है, उसी को मेकोनियम कहते हैं। उसके बाद पुरुष का पांचभौतिक संगठन।
तो पुरुषम पार्थिवम ऐसी सुश्रुत के टीका में कहा गया है। सुश्रुत सूत्र 15/8 टीका का श्लोक है ये। सुश्रुत सूत्र 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। पुरुषम पार्थिवम मतलब जो पुरुष होता है उसमें पार्थिव महाभूत का आधिक्य रहता है। पुरुष यह स्थूल स्वरूप का विशिष्ट गंध वाला यानी पृथ्वी महाभूत के आधिक्य रहने वाला मल होता है। अब उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी पार्थिव होता है और उसको एक विशिष्ट गंध होती है जो पृथ्वी महाभूत के पास में आता है, इसीलिए उसमें ना उसके पंचभौतिक तत्वों में सिर्फ पार्थिव आता है। इसके बाद इसके संदर्भ में एक और श्लोक है वो हम देखते हैं। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3 अध्याय का 61वां श्लोक। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3/61। तत्राच्छम किट्टम मन्नस्य मूत्रम विद्यघ्नम शुक्रुत। आहार की अंतिम परिणति किट्ट भाग का जो अच्छा स्वच्छ तरल अर्थात द्रव भाग होता है वह मूत्र रूप धारण कर लेता है और जो घन भाग होता है वह शक्रुत मल कहा जाता है। ओके, आहार का पाचन हो गया। आहार का पाचन होने के बाद जो उसका अंतिम परिणाम बनता है, ओके, तो आहार रस बना। आहार रस से धातु की निर्मित के लिए सार भाग चला गया, लेकिन जो किट्ट बच जाता है उसमें जो अच्छा भाग रहता है यानी लिक्विड जो रहता है, जो स्वच्छ भाग रहता है, जो तरल रहता है, जो हेवी नहीं होता है, जो द्रव भाग होता है, वो मूत्र के रूप को धारण करता है। मूत्र में वो परिवर्तित हो जाता है और जो घन भाग रहता है, सॉलिड रहता है, ठोस रहता है, हेवी रहता है, वो शक्रुत मल यानी पुरुष कहा जाता है। तो ये मल का डिवीजन। ओके, तो पुरुष में पार्थिव महाभूत ज्यादा रहेगा, जबकि मूत्र में रहेगा वो जल महाभूत ज्यादा रहेगा। लेकिन इन दोनों का जो भी आश्रय आश्रय संबंध होता है वो कफ दोष के साथ ही होता है। उसके बाद दोष आदित्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप, किस दोष के अनुसार किस प्रकार के पुरुष की निर्मित होती है। तो वात आधिक्य अगर रहेगा शरीर में तो उसके वजह से जो पुरुष बनेगा वो कठिन रहेगा, काठिन्यत्व रहेगा, यानी जो स्टूल रहेगी वो हार्ड स्टूल की निर्मित होगी। जबकि पित्ताधिक्य अगर रहेगा तो मल जो रहेगा उसमें द्रव भाग अधिक रहेगा, तो द्रव्य पुरुष यानी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो सेमी सॉलिड की तरह रहेगी। तो सेमी सॉलिड स्टूल पित्त आधिक्य में हमें मिलती है, जबकि कफ आधिक्य में मृदु तथा बंधी हुई पुरुष यानी बांधिव पुरुष की निर्मित होती है। सॉफ्टनेस रहेगी, लेकिन एक मल को एक स्पेसिफिक शेप प्राप्त होगा। हार्ड स्टूल नहीं रहेगी तो उसको निकलने के लिए भी शरीर से परेशानी नहीं होगी, तो इस प्रकार की पुरुष बनती है। तो ऐसे कहते हैं कि केले के समान जो बनता है वो पुरुष का प्रॉपर शेप होता है। ओके, तो बंधी हुई रहती है। और कफ है, इसके मतलब उसको ऊपर स्नेहांश भी अच्छा है, तो सहजता से शरीर से उसका विसर्जन हो जाएगा। तो सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड स्टूल ऐसा उसे कहा जाता है। अब एक बात कही गई है, पुरुष का रस कहा गया है, तो पुरुष का रस कटु रस प्रधान कहा गया है। अब इसका रस कैसे बताया है? ओके, तो ये कोई अनुभूत चीज नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि उसका जो रस होता है वो कटु होता है। अब वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से उन्होंने
बताया होगा। तो ये सिर्फ पॉइंट एज एन एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो उसका जो रस बताया गया है वो कटु कहा गया है, उसमें कटु रस की प्रधानता होती है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है पुरुष व स्त्रोतस और पुरुष का निर्माण। ओके, तो पुरुष व स्त्रोतस ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में मल को शुरुआत की है। उसमें हमने उसके दो डिवीजन देखे, अन्नमल और धातुमल। अन्नमल के अंतर्गत पुरुष और मूत्र आता है, धातुमल के अंतर्गत धातुओं का मल आता है। हमने मल की निरुक्ति देखी, पर्याय देखे, उसके बाद फिर मल के वैशिष्ट्य देखे, और पुरुष मल में हमने उसके पर्याय, गर्भावस्था में उसकी उत्पत्ति, उसका पांचभौतिक संगठन किस प्रकार से होता है, दोषाधिक्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप कैसा रहता है, इन चीजों को हमने देखा। ओके, तो कल हम इसके आगे का के पॉइंट लेंगे, पुरुष व स्त्रोतस और उसकी निर्मिति। तो ओके, थैंक यू।